हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक एज के फाउंडर और रोमांटिक एज के ग्रेट पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे जो पीजीटी लेवल में बुक है, पीजी लेवल का जो सिलेबस है उस सिलेबस में शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ इनका पोएट में इनका लोगों का कैरियर जो काफ़ी लंबा है। टीजीटी में भी आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ का ही कैरियर बहुत ज़्यादा लंबा है। बाकी जो हैं उनका कैरियर जो है इतना लंबा नहीं है जितना लंबा इनका है। तो इनके बारे में और आप ये भी जानते हैं कि जब भी एग्जाम वगैरह होता है तो उस एग्जाम वगैरह में शेक्सपियर के बारे में और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा जानकारी दी जाती है, पूछी जाती है। तो इसलिए हमको जो हमारे लिए विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पोएट आते हैं, क्योंकि इनका इन लोगों का विलियम शेक्सपियर की तो कैरियर ही अलग है और विलियम वर्ड्सवर्थ का भी कैरियर काफ़ी लंबा कैरियर है, क्योंकि इन्होंने अपनी राइटिंग कैरियर जो है शुरुआत तो 1793 से कर देती हैं, लेकिन जो है 1798 एलिजिकल बैलेट के साथ इनका कैरियर की मेन शुरुआत होती है और वो कैरियर जो इनका चलता है लगभग इनकी मृत्यु तक वो कैरियर चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह का इनका कैरियर बड़ा लंबा कैरियर हो जाता है, इनका कैरियर है। तो इस क्लास में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बाकायदा अच्छे से जानकारी लेंगे और आप अगर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं, इन हर छोटी छोटी जानकारी, क्योंकि बड़ी बड़ी जानकारी होती है जो होती हैं वो जानकारी तो हमको हर जगह मिलती रहती है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं एक चीज़ें हमको नहीं मिल पाती हैं। तो चलते हैं अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में कॉकरमाउथ, इंग्लैंड में एक जगह है कॉकरमाउथ। वो जगह कहाँ पर है? इंग्लैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, लेक डिस्ट्रिक्ट के कॉकरमाउथ में इनका जन्म हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में कॉकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट के कॉकरमाउथ में हुआ था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था इनके पिता का नाम, और जॉन वर्ड्सवर्थ और इनकी मां का नाम था एन कुक्सन। इनकी मां का नाम एन कुक्सन हुआ करता था। ठीक है, और देखिए दूसरी चीज ये है कि एन कुक्सन जो है जब विलियम वर्ड्सवर्थ केवल 7 साल के थे, विलियम वर्ड्सवर्थ केवल 7 ईयर के थे, 7 ईयर्स के, मतलब 1777 में, क्योंकि 1770 में 1770 में इनका जन्म होता है और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद जो है 1777 में जब ये 7 ईयर्स के थे, ओनली 7 ईयर्स के थे, तभी इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और इनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम था डोरोथी, ये इनकी सिस्टर है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इनका जन्म जो है 1771 में हुआ था। एक विलियम वर्ड्सवर्थ से 1 साल की छोटी थी। तो आप जान सकते हैं कि जब एन कुक्सन, इनकी माँ जो एन कुक्सन थी, इनकी मृत्यु जो है 1777 में हो जाती है, तो उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ मात्र 7 ईयर के थे और डोरोथी जो इनकी बहन थी उनकी उम्र केवल 6 साल की थी। अब इतनी उम्र में जब माँ का साया उठ जाएगा, माँ एक्सपायर हो जाएगी, तो बच्चों की कंडीशन आगे लाइफ कैसे चलेगी उसके बारे में तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो हुआ वही इनके साथ भी। विलियम डोरोथी का अब इनके पालन पोषण की समस्या आ गई कि पालन पोषण कैसे किया जाए, तो डोरोथी जो है ये अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ चली गई, मतलब नानी के यहाँ चली जाती है, और इनका पालन पोषण जो है आने वाले समय में जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती हैं तब तक इनका पालन पोषण जो है ये नानी के यहाँ ही रहती है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो रहते हैं अपने पिता के साथ। विलियम वर्ड्सवर्थ वो अपने पिता के यहाँ रहते हैं और पिता के यहाँ इनकी पढ़ाई लिखाई चालू हो जाती है। लेकिन बात ये होती है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ केवल 15 ईयर्स के रहते हैं, मतलब 1785 में, तो विलियम इनके पिता की डेथ हो जाती है, जॉन कुक्सन भी एक्सपायर हो जाते हैं। अब चलते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। पढ़ाई लिखाई कैसे होती है इनकी?
तो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पहला स्कूल था, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एजुकेशन थी, वो एजुकेशन जो है, सबसे पहली एजुकेशन होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में। विलियम वर्ड्सवर्थ की पहली जो शिक्षा होती है, वो पहला स्कूल इनका है हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल, ठीक है ना, हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल। अब आप तो ये जानते ही हैं कि जब बच्चा बचपन में जो है जहाँ पर रहता है, विद्यालय भी वहीं पर होता है, जो उनका पहला विद्यालय होता है, वो विद्यालय बहुत दूर नहीं रहता है, क्योंकि हर वहाँ पर बहुत बाई चांस कोई होता है, एक्सेप्शन को ले हो जाए, नहीं तो हर बच्चे जो है अपनी शुरुआत, प्रारंभिक शुरुआत जो है अपने घर के आसपास के विद्यालय से ही करते हैं। और वही इनके साथ हुआ कि हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल जो है घर के पास का था, और उसी विद्यालय में इनकी हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में इनकी पढ़ाई लिखाई चालू हो जाती है, ठीक है। इसके पहले जो है कुछ दिनों के लिए, मतलब पहला स्कूल तो इनका एक था, इसके पहले जो है एक छोटा सा स्कूल था जिसमें जो है एक पहली शुरुआत गए थे, जैसे मतलब केवल कुछ दिनों के लिए, वो स्कूल था पेनरिथ। वो पेनरिथ में कहाँ गए थे, पेनरिथ में जाया करते थे, पेनरिथ में पढ़ने जाया करते थे। और यहाँ पर इनकी जो टीचर हुआ करती थी, एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे पूछी जाती है। यहाँ पर इनकी जो टीचर हुआ करती थी, उन टीचर का नाम था एन ब्रिकेट। एन ब्रिकेट इनकी टीचर का नाम हुआ करता था, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पहला स्कूल था, जो शुरुआती स्कूल, जो मतलब नर्सरी विद्यालय जिसे कहते हैं, हाँ? तो नर्सरी विद्यालय जिसे जहाँ पर पढ़ाई इन्होंने शुरुआत की, वो था पेनरिथ। पेनरिथ में इन्होंने पहले अपनी पढ़ाई चालू करते हैं, और उसके बाद जो है पढ़ाई चालू करते हैं, उसके बाद इनका नाम जो है हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में, जब बड़े थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, तो इनका स्कूल, इनका एडमिशन जो है हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में करवा दिया जाता है। और ये यहाँ पर अपनी जो है बाकी की जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाइयाँ अपनी यहीं पर कंप्लीट करते हैं, हॉक्सटेड में कंप्लीट करते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने पहले जब यहाँ पर पढ़ रहे थे, हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में पढ़ रहे थे, तो इन्होंने 1787 में, इन्होंने 1787 में यूरोपियन मैगजीन में, यूरोपियन मैगजीन में इन्होंने अपनी पहली पोयम पब्लिश करवाई थी। इनकी जो पहली पोयम थी, पहली पोयम जो इनकी पब्लिश होती है, जो ठीक है ना, वो पोयम जो है यूरोपियन मैगजीन। जैसे आप जानते हैं कि जैसे स्कूलों में क्या होता है, काफ़ी सारे स्कूल होते हैं, काफ़ी सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, तो पढ़ने के साथ साथ पोएम वोएम लिख देते हैं, कोई कविता विविता लिखवाई जाती है, सब कराया जाता है, तो उनके वर्क को जो है पेपर में इसमें से कोई पब्लिश करवाया जाता है। हाँ, ऐसे आपने काफ़ी सारे पेपर में दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह हैं, इन सब न्यूज़ पेपरों में आपने देखा होगा कि बच्चों की आर्ट वगैरह जो है पब्लिश करवाई जाती है। तो उसी स्कूल में जब ये पढ़ रहे थे, तो हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में जब ये पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि प्राइमरी लेवल तो यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद जो अपनी मेन शिक्षा है, उस शिक्षा को यहाँ हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं। और हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसके वहाँ पर जो है इन्होंने 1787 में अपनी पहली पोएम यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश करवाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमेशा पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पहली पोएम जो है कितनी उम्र कब पब्लिश करवाई थी, कितनी उम्र में पब्लिश करवाई थी, किस मैगजीन में पब्लिश करवाई थी, ये सारी चीज़ें जो है इनकी जो है थी, ठीक है। और एक पोएम थी, ये पोएम इनकी एक सोनेट थी, ये पोएम जो है इनकी सोनेट थी। और ये जो है इस पोएम का नाम था ऑन सीइंग दिस, ऐसे करके इनका पोएम का नाम हुआ करता था, ऑन सीइंग दिस, ठीक है। ये इनकी पोएम का नाम हुआ करता था। ये पोएम जो इन्होंने 1787 में पब्लिश करवाई थी। उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये जो है, उसके बाद ये चले जाते हैं सेंट जॉन पब्लिक स्कूल में। कहाँ चले जाते हैं, सेंट जॉन पब्लिक स्कूल में, सेंट जॉन पब्लिक स्कूल में चले जाते हैं, ठीक है ना। देखिए आप जो है एक काम ये करिएगा कि पहला जो है एक नोट्स जरूर बनाते जाइए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो भी जानकारी लिख रहे हैं, यहाँ पर एक जानकारी हम लिखते जा रहे हैं इनके बारे में, और आप भी इनकी जानकारी के बारे में ऐसे नोट करते जाइए, क्योंकि आप जितना नोट करेंगे उतना ही आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। और अगर कोई भी जानकारी आपसे कंफ्यूज हो जा रही है, तो उसको स्किप करके बैक करके आप देख भी सकते हैं। तो इनका जो पहला स्कूल इनका पेनरिथ था, जहाँ पर इनकी टीचर एन ब्रिकेट हुआ करती, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह होता है इंडिया में, हाँ, तो वैसे आंगनबाड़ी वगैरह स्कूल एक पेनरिथ था। इसके बाद जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो इनका एडमिशन जो है हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल में करा दिया जाता है, जहाँ पर इन्होंने अपने 1787 में यूरोपियन मैगजीन में एक सोनेट पब्लिश होती है इनकी, उस सोनेट का नाम था ऑन सीइंग दिस।
और उसके बाद जब यहाँ से भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है 1787 में, तो इन्होंने जो है अपना नाम अपना एडमिशन जो है, इनका एडमिशन सेंट जॉन पब्लिक स्कूल में हो जाता है। और ये सेंट जॉन पब्लिक स्कूल जो है कैम्ब्रिज में होता है। कहाँ होता है? कैम्ब्रिज में। तो ये भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनकी पढ़ाई यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था यहाँ से सेंट जॉन पब्लिक स्कूल से, ठीक है ना। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की थी, इन्होंने सेंट जॉन पब्लिक स्कूल में से अपना किया था और यहीं पर इन्होंने जो है, ठीक है ना, कैम्ब्रिज में। और यहाँ फिर इसके बाद जो है, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इनकी पढ़ाई बीच में कुछ समय के लिए रुक गई थी, क्योंकि ये जो है 1719 के वक्त में ये यूरोप के वॉकिंग टूर पे चले गए थे, यूरोप टूर पे चले गए थे, एल्पस वगैरह। हाँ, तो वहाँ एल्पस माउंटेन वगैरह के इन्होंने टूर किया, इटली वगैरह गए घूमने के लिए, तो ठीक ना 1790 में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 1790 के लगभग में जो है पूरे यूरोप गए, इटली भी गए, फ्रांस भी गए, यहाँ तक में गए थे यहाँ पर, तो ठीक है ना। तो उसके बाद 1790 में तो उसकी जिस वजह से पढ़ाई जो है कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो इसलिए इनका जो बीए कंप्लीट होता है, इनका जो बीए कंप्लीट होता है वो 1791 में होता है। किसमें होता है? 1791 में इनका बीए कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरह इनकी पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी हुई 79। ये भी आपसे, क्योंकि इनका बीए जो है लगातार नहीं कंप्लीट हो पाया, ग्रेजुएशन का लगातार नहीं कंप्लीट हो पाया, तो बीच में इनका ग्रेजुएशन रुक गया, तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन 1791 में कंप्लीट किया था, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। और उसके बाद आगे चलते हैं। हमने आपको बताया कि 1790 में ये जो है कुछ समय के लिए फ्रांस चले गए थे। कहाँ चले गए थे? फ्रांस। और फ्रांस के अकेले नहीं गए थे, फ्रांस अकेले नहीं गए थे, इस दौरान इटली भी गए, फ्रांस भी गए। और दूसरा चीज़ ये है कि एक इनका वॉकिंग टूर हुआ करता था, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रियाँ हैं, ये सब कंट्री जो है आसपास ही हैं, ये सारी कंट्रियाँ आसपास ही हैं, एकदम सबकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। और इस कंट्री जो हमारी इंडिया की तरह बहुत बड़ी कंट्री तो है नहीं, ठीक है ना, छोटे छोटे कंट्रियाँ हैं, तो एरिया में छोटी छोटी कंट्री हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है मतलब आदमी घूमने के लिए बहुत दूर दूर तक जाता है, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है, अपने यहाँ इंडिया में भाई यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक घूमो, पता लगा घूमते घूमते इतना जितने भी इंडिया यहाँ एक व्यक्ति जो इंडिया का व्यक्ति जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगा, उतने में क्या होगा, उतने में तो यहाँ यूरोप में 3-4 देशों की यात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है, इसलिए यहाँ पर एक वॉकिंग टूर पे कहते हैं। भी आप ध्यान रखिएगा कि 1790 में जब पूछा जाता है तो कहाँ कहते, तो ये यूरोप के वॉकिंग टूर पर गए थे, ठीक है ना। तो यूरोप के वॉकिंग टूर में इटली भी गए थे, स्विट्जरलैंड वगैरह भी गए थे, और स्विट्जरलैंड वहाँ पर के अल्पस पर्वत वगैरह के बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको जानकारी के लायक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसको नोट से जरूर करते जाइएगा। आगे चलते हैं। अब इसके बाद अब देखिए, जब ये 1790 के लगभग में गए थे वहाँ पर, अब विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आगे जानकारी ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जब 1790 में जब वे फ्रांस गए हुए थे, जब वे फ्रांस गए थे तो वहाँ पर फ्रांस में वहाँ पर एक गर्ल्स थी, एनिटी बेलोन। हाँ, इनका नाम जो है एनिटी बेलोन हुआ करता था। एक गर्ल्स थी इनके पिता जो थे, इनके पिता एक डॉक्टर थे, सर्जन थे, ठीक है ना। इनके पिता जो थे एक सर्जन हुआ करते थे, ठीक है। तो इनसे इनकी मुलाकात होती है एनिटी बेलोन से, और ये इनकी बिलव्ड हुआ करती थी। इनकी कौन थी? ये इनकी बिलव्ड थी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये भी है कि जब फ्रांस गए तो फ्रांस जाने के बाद इनका जो है अफेयर जो है एनिटी बेलोन के साथ हो जाता है, जो एक फ्रेंच गर्ल्स होती है, और उनके पिता एक सर्जन हुआ करते थे, ठीक है ना। और इनसे जब वहाँ पर जो है, वहाँ पर इनसे जो है इनका जो है एक इनसे एनिटी बेलोन से इनको एक बेबी होती है, एक लड़की भी पैदा होती है, जिसका नाम होता है कैरोलिन, ठीक है ना। कैरोलिन नाम होता है इनका, ठीक है। एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। कैरोलिन का जन्म भी वहाँ, और एंटी बेलोन से कोई एक लड़की भी थी जिसका नाम कैरोलिन था। अब चलते हैं आगे।
अब उसके बाद जब क्योंकि हम सिस्टम से चल रहे हैं, एकदम लाइन टू लाइन चल रहे हैं। अब इनका 1773 में इनका जन्म, 1770 में इनका जन्म होता है। उसके बाद 1787 में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद 1777 में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। 1771 में इनकी एक बहन का जन्म होता है, डोरथी का जन्म होता है। उसके बाद जो है 1785 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। 1787 में जो है इन्होंने यूरोपियन मैगजीन में अपनी एक सोनेट पब्लिश कराते हैं 1787 में। उसके बाद 1790 में ये जो है यूरोप के वॉकिंग टूर पे चले जाते हैं। उस दौरान वहाँ पर एनिटी वेलोन से भी इनकी मुलाकात होती है। एनिटी वेलोन से एक इनको लड़की भी पैदा होती है जिसका नाम कैरोलिन होता है। उसके बाद ये वापस यहाँ लौट आते हैं, इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। इंग्लैंड वापस आने के बाद 1791 में इनकी जो मुलाकात होती है, 1791 में इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया। उसके बाद 1791 में इन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद आता है 1793 में इन्होंने अपना जो इन्होंने यात्रा की थी उस यात्रा को इन्होंने एक अपना वर्क लिखा, डिस्क्रिप्टिव स्केच। इनका पहला वर्क होता है डिस्क्रिप्टिव स्केच, जो है इनका एक पहला वर्क होता है, ठीक है ना। ये वर्क जो है, इस वर्क को इन्होंने पब्लिश करवाते हैं 1793 में, ठीक है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जब भी आपसे कभी पहला वर्क, फर्स्ट वर्क पूछा जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट वर्क क्या है, तो वो फर्स्ट वर्क इनका जो है डिस्क्रिप्टिव स्केच हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट अब चल रहे हैं, अब 1793 के बाद इनका जो है अगला ये आता है, इंपॉर्टेंट ये आता है 1795। देखिए 1795 जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। 1795 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि देखिए क्या है कि इनके पिता जो थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बहुत 1785 में जो इनके जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं रहता है। और जब बिना इनकम के जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, वो काफ़ी परेशान रहते हैं पैसों से रिलेटेड। तो 1795 में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है, क्योंकि पहला 1795 में इनकी पहले काम तो ये होता है कि अपनी बहन डोरोथी से इनकी मुलाकात हो जाती है। पहला चीज 1795 ईयर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का के कैरियर, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हुआ करता था। क्यों ये ईयर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला काम तो ये है कि जो 1777 में जब इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो माँ की मृत्यु के बाद ये अपनी बहन डोरोथी से अलग हो जाती है। वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती है, अपने पिता के साथ रहते हैं, दोनों लोग अलग रहते हैं। लेकिन डोरोथी जो है 1795 में एक फिर से आकर विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ रहने लगती है। पहली इंपॉर्टेंट घटना। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना यह है कि इनकी जो मुलाकात होती है, विलियम इनकी मुलाकात जो है एसटी कॉलेज के साथ होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात जो है 1795 में एसटी कॉलेज के साथ होती है, ठीक है ना। दूसरी घटना इंपॉर्टेंट जो है इनके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट घटना है। तीसरी घटना क्या, और एक मुलाकात कहाँ होती है? ये मुलाकात जो है इनकी समरसेट में होती है। कहाँ पर होती है? समरसेट में इनकी मुलाकात होती है। ये मुलाकात इनकी कहाँ पर होती है? समरसेट में होती है। दूसरी घटना इनके जीवन की। तीसरी घटना क्या होती है? इनको जो है इनके लोग, इनके पिता जो थे, इनके पिता जो थे वो जो इनके पिता थे वो क्या थे कि वो अर्ल ऑफ लैंसडोर। इनके पिता जो जॉन वर्ड्सवर्थ थे वो क्या काम करते थे? वो काम में करते थे कि ये जो है अर्ल ऑफ लैंसडोर के यहाँ ये क्या थे? लीगल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर हुआ करते थे, ठीक है ना। इनका लीगल काम देखा करते थे, लीगल एडवाइजर थे। और इनका नाम जो थे, ये अर्ल ऑफ लैंसडोर जो थे, इनका नाम जो हुआ करता था, ये जो है जेम्स लाउथर थे, जेम्स लाउथर, ठीक है। इनके पिता जेम्स जो जॉन वर्ड्सवर्थ थे वो जेम्स लाउथर अर्ल ऑफ लैंसडोर, जो कि जेम्स लाउथर कौन थे? अर्ल ऑफ लैंसडोर थे, उनके यहाँ लीगल एडवाइजर थे। और जब इनके पिता जो है वहाँ पर एक्सपायर हो जाते हैं,
जब इनके पिता वहाँ पर एक्सपायर हो जाते हैं तो क्या होता है कि भाई मरने के बाद जो है कुछ पैसा वैसा रहता है ना, जब आदमी काम वाम करता रहता है कुछ काम का पैसा वैसा रहता है, तो पैसा वैसा इनकी मृत्यु के बाद को मिलता उतना नहीं है। तो वो पैसा जो इनको मिलता है 1795 में। इनको जो है रिस्ले कैलवर्ट जो होते हैं उनके माध्यम से ये पैसा इनको मिलता है, 1795 मिलता है। और ये पैसा इनको कितना मिलता है, 900 पाउंड्स मिलता है। कितना पैसा मिलता है, 900 पाउंड्स, क्योंकि इंग्लैंड करेंसी क्या है, इंग्लैंड के लिए पाउंड है, ठीक है ना, इंग्लैंड में पाउंड चलता है। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर इनको जो है लिसे कैलवर्ट के माध्यम से 900 पाउंड मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह की जीवन का जो बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है भाई, देखिए क्या है कि कितना इंपॉर्टेंट वक्त हो गया कि पहला चीज़ तो अपने परिवार से मिल जाती है, अपनी बहन से मिल जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना एसटी कॉलेज से मिलते हैं, क्योंकि एसटी कॉलेज जो व्यक्ति होते हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ को एक सहयोग देते हैं, जिनकी वजह से उनका कैरियर आगे बढ़ता है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलेज से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, ये अलग बात है कि ठीक है ना, रोमांटिक पोएट के मामले में वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, इतना आगे नहीं कर पाते, क्रिटिक रह जाते हैं, ठीक है। जितना नाम उनका हो जाता है उतना नाम इनका नहीं हो पाता, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो है सहयोग इनका मिलता है। तीसरा, जो आर्थिक रूप से जो गरीबी से परेशान थे वो गरीबी भी इनकी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि 900 पाउंड का इनको जो है लीगेसी मिल जाती है। इनको जो लीगेसी है वो 900 पाउंड की, वो लीगेसी भी इनको मिल जाती है। किस माध्यम से? लिसे कैलवर्ट के माध्यम से इनको क्या मिल जाती है, लीगेसी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे है कि 1797 में 1797 में क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ एक अपना जो जगह था, अपना जो एक घर था कॉकरमाउथ वगैरह, यहाँ से अपना घर छोड़कर ये जो है ये कहाँ पर आ जाते हैं, एक कॉलेज के पास में आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? कॉलेज के पास में आ जाते हैं। उसमें कॉलेज जो है कॉलेज के साथ रहने लगते हैं, कॉलेज के साथ रहने के लिए आ जाते हैं 1797 में। और उस समय कॉलेज कहाँ रहते थे? कॉलेज जो है नेथन स्टोवे, इस जगह पर कॉलेज जा करते थे। कॉलेज जो है यहाँ पर रहते थे। तो उसी लिए जो है इन्होंने क्या किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, क्योंकि इनकी इतनी पक्की दोस्ती हो गई इनसे कॉलेज से कि कॉलेज के साथ आकर रहने लगते हैं, एसटी कॉलेज के साथ आकर रहने लगते हैं। और उस समय जो कहते हैं कि जब ये यहाँ पर थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ आकर इन्हीं के साथ रहने के लिए एल्फॉक्सडेन में आकर रहने लगते, एक जगह हो जाती है, ठीक है। इस तरह इनका हो गया। उसके बाद अगली बातें आती है 1797, ठीक है। अब अगला एक जो इम्पोर्टेंट ईयर आता है 1797, ठीक है ना, पूरा लाइन से 1790, 1791, 1793, 1795 और 1797। कभी कभार देखिए एक बात और ध्यान दे दीजिएगा, कभी कभार जो है विलियम इनके बारे में जो है 1794 भी माना जाता है, ठीक है ना, कुछ उसमें जो है 1794 भी माना जाता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी कभार 79 एक घटना हुई थी, इनसे मिलने की घटना हुई थी 1794 या 1795 की शुरुआत में हुई थी। तो कोई प्रूफ तो है नहीं इसके बारे में, लेकिन जो है ज़्यादा तो इसलिए दोनों माना जाता है, कभी 1795 मान लिया जाता है, 1794 मान लिया जाता है। लेकिन आप जो है अगर आ जाए एग्जाम में, अगर मान लो दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप 1794 जरूर डालिएगा, 1794 ही डालिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं रहेगा तो 1795 तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस तरह में 1797 तक देख लिया। अब आगे चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, आगे और भी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आगे क्या होता है। तो अब हम आगे चल रहे हैं 1797 के बाद आगे हम चल रहे हैं। तो आगे क्या है कि अब अगला ईयर आता है 1798, ठीक है। तो 1798 को आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, और वो ईयर होता है 1798। 1798 विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन का इसलिए इंपॉर्टेंट ईयर होता है क्योंकि इस ईयर में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट को पब्लिश करवाया था। लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करवाया था किसके साथ? एसटी कॉलेज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करवाया था।
अब देखिए रिलिकल बैलेट्स जो था वो विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन का और इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ के और इनके जीवन का बहुत एक इंपॉर्टेंट पड़ाव था। विलियम वर्ड्सवर्थ रिलिकल बैलेट के बारे में हम विस्तार से बात आगे करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लेते हैं कि रिलिकल बैलेट्स जो हैं इसमें 23 पोएम हुआ करते थे। कितनी होती है? 23। जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था रिलिकल बैलेट, इसमें 23 पोएम थी और 23 पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम हुआ करती थी और एसटी कॉलेज की 4 पोएम, कुल मिला के 23 पोएम होती है। और एक बात आप ये जान लीजिए कि विलियम, जब दूसरी चीज़ है कि इनकी पोएम तो 19 थी और उनकी 4 थी, लेकिन उनकी 4 पोएम जो थी वो 4 पोएम जो है लंबी पोएम थी और उन्हीं 4 पोएम में सिर्फ इनकी जो एसटी कॉलेज की एक पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ठीक है ना, वो पोएम जो बहुत फेमस पोएम है एसटी कॉलेज की, वो भी रिलिकल बैलेट में ही पब्लिश होती है। अगली चीज़ ये कि 1798 में जब ये पब्लिश होता है तो उसके पहले जो है आप जान रहे हैं कि रेस्टोरेशन एज चलता रहता है, हाँ ठीक है ना। तो उस एज में क्या होता है कि उस एज में सब बहुत पुराने टाइप के क्लासिकल पोएम लिखने जाए थे, मतलब जिसमें तर्क वगैरह बहुत ज़्यादा दिया जाता है, ये सब पोएम लिख रहे थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ सोच रहे थे कहीं ऐसा, और एसटी कॉलेज के मन में एक बात ये भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम अपनी पोएम कोई नया चीज़ पब्लिश करें, पब्लिक हमको ना पसंद करे, या भाई कहीं ऐसा ना हो गाली गलौज लोग करने लगे, कौन पोएम दाग छाप दिया, बदनामी ना हो जाए। तो मतलब कोई भी बात होती है, जब कोई आदमी नया काम करने चलता है तो उसके मन में एक डर जरूर बनता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो इसका जो है जब रिलिकल बैलेट पहली बार पब्लिश होता है तो इस पोएम में इन्होंने कुछ भी अपने बात नहीं लिखा, केवल क्या किया, 19 पोएम इन्होंने 4 पोएम जो है एसटी कॉलेज में इन्होंने पब्लिश कराते हैं और उस पब्लिश कराते हैं और उसमें किसी भी राइटर का नाम नहीं लिखते हैं, मतलब बिना राइटर का नाम लिखते हैं। क्या इनको डर था मन में, हो सकता है कि मन में डर रहा हो कि भाई मान लीजिए अपना नाम लिख दें, लोग पहुँच आएंगे अरे क्या लिख दिए तुम, बकवास ऐसा कर दिए वो कर दिए, क्योंकि भाई इस समय तो उसका चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इनकी पोएम जो इतनी हिट होती है कि उसी पब्लिक के साथ जब रिलिकल बैलेट आता है तो उसी के साथ जो है एज ही चेंज हो जाता है और वो एक नया एज की शुरुआत हो जाती है। वो एज होती है कौन सी, रोमांटिक एज, ठीक है ना। तो रोमांटिक एज की शुरुआत आपकी कब से होती है? रोमांटिक एज की शुरुआत जो है रिलिकल बैलेट के साथ होती है, ठीक है। और इसमें जो है 19 पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की होती है और 4 पोएम जो है एसटी कॉलेज होती है। लेकिन इनका जो है ये अगर लंबाई देखी जाए तो 2/3 इनका है, 1/3 हिस्सा इनका है, 1/3 हिस्सा इनका भी हुआ करता था, मतलब जितना भी मटेरियल था उसमें 1/3 इनका था केवल गिनती में, क्योंकि इनकी पोएम छोटी छोटी पोएम थी और इनकी पोएम जो है वो लंबी पोएम हुआ करती थी, ठीक है ना। ये बात हो गया। अब 1790 के बाद एक के बाद अगला ईयर इनके इम्पोर्टेंट ईयर आता है 1800। एक दूसरा ईयर इम्पोर्टेंट इनके लिए इसलिए है क्योंकि इनका जो है इस ईयर में इनका रिलिकल बैलेट का दूसरा वर्जन आता है। रिलिकल बैलेट्स का दूसरा वर्जन जो है इनका ये आता है। और अब की बार अंतर ये था कि अब की बार इन्होंने जो है कुल मिला के इसमें 61 पोएम आती है। कितनी पोएम आती है? अब की बार इसमें जो है 61 पोएम आती है और इसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की 56 पोएम होती है और कॉलेज की जो आपकी बार 5 पोएम होती है, ठीक है ना। दूसरे वर्जन जो आता है, दूसरा जो होता है रिलिकल बैलेट का जो अगला पब्लिकेशन आता है उसमें क्या होता है कि उसमें 61 पोएम होती है और 61 में 56 विलियम वर्ड्सवर्थ की होती है, ओनली 5 जो है वो एसटी कॉलेज होती है। तो मतलब इस तरह जो है रिलिकल बैलेट अब किसका हो गया? विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया। और दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब की बार इसमें जो है प्रीफेस भी डाल दिया गया। अब की बार इसमें क्या डाला गया? प्रीफेस डाला गया। प्रीफेस का मतलब ये था कि रिलिकल बैलेट जो पब्लिक, क्योंकि पहली बार तो हुआ तो पहली बार तो केवल पोएम आई थी, पोएम आई थी। इन्होंने अपना कोई विचार उसमें नहीं रखा था, कोई मतलब जैसे क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन जो होता है, हाँ, जैसे हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई हमारी पोएम में किस लायक हैं क्या है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं थी। तो अब की बार जब दूसरी बार आता है तो उसमें जो है इनका 1800
में आता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने प्रीफेस उसमें देते हैं और उस प्रीफेस के माध्यम से जो है अपने विचारों को कविता के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ अपना विचार भी रखते हैं कि हमारे विचार कविता के बारे में कैसे हैं, कविता क्या होनी चाहिए, कविता कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने विचार अपने रखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे भी जानकारी लेंगे, अभी तो हम केवल उनके लाइफ के बारे में आगे चल रहे हैं। तो एक चीज होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का इंपॉर्टेंट ईयर, एक इंपॉर्टेंट ईयर ये भी है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, दूसरा ईयर। और इसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ केवल नाम किसका पोएट का था, तो इसमें ऑथर के नाम में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम था। तो अब जो है लिरिकल बैलेट किसके नाम से हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आता है 1802। नेक्स्ट ईयर आता है 1802 आता है। अब देखिए 1802 जो है ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। देखिए इसमें क्या है, 1802 इनके लिए जैसे 1795 इनके लिए इंपॉर्टेंट था, उसी तरह ये भी जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ठीक है, तो इनके बारे में देखिए पहला चीज इसमें क्या है, पहला चीज में है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को विलियम लाउथर के द्वारा, विलियम लाउथर के माध्यम से 4000 पाउंड मिलता है, 4000 पाउंड, 4000 पाउंड जो है विलियम लाउथर के माध्यम से इनको मिलते हैं। ठीक है ना, एक चीज इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी इसकी इस समय की इंपॉर्टेंट घटना ये होती है कि लिरिकल बैलेट्स का जो तीसरा वर्जन होता है वो भी पब्लिश होता है लिरिकल बैलेट्स का। और इसमें जो है एक प्रीफेस को के साथ जो है थोड़ा सा और जोड़ दिया जाता है, जिसे बोला जाता है अपेंडिक्स। ठीक है ना, अपेंडिक्स इसके साथ जोड़ दिया जाता है प्रीफेस के साथ, थोड़ा सा मतलब उस प्रस्तावना की जो प्रीफेस थी, जो पहले वाला प्रीफेस था, उसमें कुछ नई पोएम भी जोड़ी गई और पोएम जोड़ने के साथ जो है उसमें कुछ और भी अपना विचार इन्होंने रख दिया उसको अपेंडिक्स के साथ। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है जाते हैं वापस फ्रांस जाते हैं। कहाँ जाते हैं, फ्रांस जाते हैं वापस। और फ्रांस जाते हैं और किसके साथ जाते हैं, डोरोथी के साथ जाते हैं, अपनी बहन डोरोथी के साथ दोबारा जो है वो फ्रांस जाते हैं। तीसरी घटना हो जाती है। और क्यों जाते हैं फ्रांस हो जाते हैं, जो इनकी वहाँ पर विलप्त थी एनेटी बेलोन थी, ये उनसे जाते हैं, उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद अपने बच्चों का हालचाल लेते हैं, कैरोलिन का हालचाल लेते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि उनको बताते जाते हैं कि अब हम जा रहे हैं इंग्लैंड में एक अपनी शादी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी शादी तो हुई नहीं थी अभी तक। तो शादी करने के लिए, क्योंकि अभी सक्सेस हो चुके थे, एक इनका कैरियर जो है पोएट्स के रूप में हो गया, इनका नाम हो गया, हर चीज़ हो गया, तो अब इन्होंने अपना परिवार सेटल करने के लिए ये जो है कि चले जाते हैं दो जाते हैं और एंटीबेलोन को पता के जाते हैं। ठीक है ना, और डोरोथी के साथ जाते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि उसके साथ जाते भी हैं, उनके साथ जाते भी हैं, तो जाने के बाद जो है वहाँ पर जाते हैं तो कैरोलिन के लिए उन्होंने एक पोएम भी लिखते हैं, कैरोलिन के लिए एक पोएम भी लिखते हैं इसमें। ठीक है ना, और एक लिखते हैं, एक पोएम होती है इनकी, इट इज अ ब्यूटियस एंड काल्म इवनिंग। ठीक है ना, एक पोएम जो है इट इज अ ब्यूटियस एंड काल्म इवनिंग जो है ये जो है एक जो पोएम उन्होंने लिखी थी, एक पोएम भी जो है कैरोलिन के लिए लिखी थी, क्योंकि 1802 में जब ये मिलने गए थे उनसे एंटीबेलोन से, तो वहाँ पर अपनी लड़की को देखते, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपनी लड़की को देखा नहीं था, कैरोलिन को इन्होंने देखा नहीं था कि कैरोलिन की जन्म के साथ ही तो वापस चले आए थे यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर इंग्लैंड में वापस आ गए थे। तो उसके बाद जो जब ये जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि अभी तो पोएट हो गए, तो इन्होंने अपनी बिटिया के लिए एक बढ़िया से पोएम लिखते हैं, इट इज अ ब्यूटियस एंड काल्म इवनिंग। बहुत एक इंपॉर्टेंट पोएम है, अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद अगला बात हो गया 1802, और फिर वापस आ जाते हैं 1802 में जाते हैं, अब
भाई 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए गए और उसके बाद वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद जो है ये जो इनकी जो पांचवा काम होता है ये मैरी अचिंसन से, इसे ये जो है मैरी अचिंसन, मैरी अचिंसन से ये जो है 1802 में शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं इनके लिए जो है, इनके जीवन की इतनी सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं 1802 में होती है। जैसे विलियम शेक्सपियर का हमने बताया ना कि 1795 को बताया कि 1795 में इनके साथ कई सारी घटनाएं हुई, और उसी तरह 1802 में इनकी इतनी सारी घटनाएं होती हैं। पहला काम क्या होता है, विलियम लाउथर के माध्यम से इनको 4000 पाउंड मिल जाते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। अब पैसा वैसा मिल गया भाई, तो सोचे कि चलो भाई कैरियर तो बन ही गया है, पैसा उधर से भी आने लगा है, और ये विलियम लाउथर के माध्यम से इतना पैसा भी मिल गया और भी टेंशन खत्म हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कहा कि भाई चलो परिवार पर बसा लिया जाए। और परिवार बसाने के लिए भी क्या करते हैं भाई, एक बात ईमानदारी थी कि इन्होंने धोखा नहीं दिया। तो ये फ्रांस वापस जाते हैं, और फ्रांस वापस जाकर ये जो है अपना मामला वहाँ सेटल करते हैं कि भाई जो भी अपना बातचीत करते होंगे करिए होंगे कि हाँ भाई जो भी इनका रहा हो कि पैसा दे देंगे या कर देंगे, या बिटिया की, हालांकि बिटिया की जिम्मेदारी इन्होंने अपने आप खुद ही उठाई थी। ठीक है, इन्होंने बिटिया की जिम्मेदारी तो अपने आप खुद उठाई थी, इन्होंने बिटिया की शादी होती है अपने आप पे खुद की थी। ठीक है ना, तो इसके बारे में तो बहुत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने मैरी हचिंसन से अपनी शादी कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, मैरी हचिंसन के बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इनका जो है नेक्स्ट ईयर होता है 1804। 1804 में इनकी एक लड़की जो है डोरा वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है। डोरा वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है कब, 1804 में। 1804 में इनकी एक लड़की डोरा वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है। और डोरा वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा इस पे जानकारी ये है कि 1847 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। 1847 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनके बाद जो है इनके लिए इन्होंने जो है इनके लिए द ट्रायड इन्होंने एक वर्क लिखा है एथित सऊदी के साथ मिलकर इन्होंने एक वर्क लिखा है द ट्रायड। ठीक है ना, द ट्रायड वर्क लिखा है, वो वर्क इन्होंने डोरा वर्ड्सवर्थ के साथ लिखा था। ठीक है ना, एक वो है। और दूसरी चीज ये है कि इनका जो डोरा वर्ड्सवर्थ की शादी हुई थी, डोरा वर्ड्सवर्थ की शादी जो है 1843 में होती है। 1843 में इनकी शादी होती है, और वो शादी जो होती है इनकी एडवर्ड क्विल्टन के साथ होती है। वो शादी इनकी जो है एडवर्ड क्विल्टन के साथ इनकी शादी होती है, इसलिए। ठीक है, डोरा वर्ड्सवर्थ क्योंकि इनकी लड़की थी 1804 में इनका जन्म होता है। डोरा वर्ड्सवर्थ का मृत्यु 1847 में होती है। इनके लिए एथित सऊदी के साथ मिलकर इन्होंने एक वर्क लिखा था, द ट्रायड लिखा था। और 1843 में इनकी शादी जो है एडवर्ड क्विल्टन के साथ होती है। और 1847 में इन्होंने क्या किया, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1804 इस तरह भी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला ईयर आता है इनके लिए इंपॉर्टेंट ईयर आता है 1805। 1805 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1805 में लिरिकल बैलेट्स का चौथा वर्जन जो है वो पब्लिश होता है 1805 में। ठीक है ना, 1805 में इनका चौथा वर्जन जो होता है वो पब्लिश होता है। ठीक है, और दूसरा चीज ये है कि 1805 में इनके एक भाई थे जॉन। 1805 में इनके एक भाई थे जॉन, जिनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है, क्योंकि और डाउन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, डाउन इन सी। वो समुद्र में क्या हो जाते हैं, समुद्र में डूब जाते हैं। समुद्र में डूबने की वजह से इनके एक भाई जो है जॉन की मृत्यु हो जाती है 1805 में। तो पहला काम क्या है, 1805 में जॉन की मृत्यु होती है, इनके भाई जॉन की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेट्स है, लिरिकल बैलेट्स का चौथा वर्जन जो होता है वो पब्लिश होता है।
और इलिजिकल पैलेट पहला कब होता है, पहला जो है फिर से एक बार आप देख लीजिए, इलिजिकल पैलेट का पहला वर्जन जो है 1798 में होता है, बिना नाम के होता है, उसमें किसी का नाम रहता है। दूसरा वर्जन जो होता है वो 1800 में आता है, जिसमें प्रीफेस होता है, प्रीफेस के साथ जो है उसमें जो है पोएट्स का नाम भी रहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम रहता है। और तीसरा जो है 1802 में आता है, जिसमें एक अपेंडिक्स भी जोड़ा जाता है। और चौथा जो लास्ट है इलिजिकल पैलेट का वो 1805 में आता है। इस तरह के 4 वर्जन हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं इनके जीवन जो नेक्स्ट का है, इनके जीवन का जो अब इसके बाद आगे चल रहे हैं कि इनका जो है अगला वर्ग जो आता है 1807 में आता है। इनका जो वर्ग आता है 1807 में आता है, वो आता है इंपॉर्टेंट वर्ग। देखिए इनका वर्ग तो लगातार आते रहते हैं, जैसे जो कलेक्शन आ रहे हैं वो कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कलेक्शन होते हैं। तो इनका जो इंपॉर्टेंट कलेक्शन होता है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। देखिए इसके बारे में हम विस्तार से आगे क्लास में भी चर्चा करेंगे कि इलिजिकल पैलेट्स में पहली इलिजिकल पैलेट्स में इनकी इंपॉर्टेंट पोएम कौन सी हैं, या सेकंड में कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम है, और ये पोएम इन 2 वॉल्यूम से कौन कौन इंपॉर्टेंट पोएम है। केवल अभी हम यहाँ पर जो है इनका टाइम लाइन, इनकी बायोग्राफी के बारे में देख रहे हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया है। तो ये आता है तीसरा वर्जन में आता है 1807 का पोएम इन 2 वॉल्यूम्स आता है। उसके बाद इनका जो है ठीक है ना 1802 में 5 में आता है। उसके बाद अगला जो है इनका और उसके बाद जो है एक चीज और है कि इनका एक काम हो जाता है। फिर उसके बाद 1843 में इनको जो है पोएट लॉर्ड बना दिया जाता है, इनको पोएट लॉर्ड बना दिया जाता है, ठीक है ना, पोएट लॉर्ड बना दिया जाता है इनको, ठीक है ना। 1843 में पोएट लॉर्ड बना दिया जाता है। और जब पोएट लॉर्ड बनते हैं तो एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट के लिए है कि इन्होंने पोएट लॉर्ड बना तो था, लेकिन इस शर्त बने थे क्योंकि पोएट लॉर्ड से हमेशा जो है अमूमन ये उम्मीद की जाती है, कोई पाबंदी तो नहीं होती है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ पर पोएट लॉर्ड अगर जो भी रहेगा वो इंपॉर्टेंट अवसर पर कोई अपना वर्क दिया करे, कोई पोएम वगैरह जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। मतलब एक उम्मीद उनसे की जाती है भाई अगर आप पोएट लॉरेट हैं तो कोई किसी इंपॉर्टेंट समय के लिए, इंपॉर्टेंट अवसर पर आप कोई पोएम जरूर लिखिए। तो उस मौके पर तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई देखिए क्या है 1843 में इन्होंने बता दिया कि भाई मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और इस उम्र के लिए मैं इतना काम, मैं इस बर्डन को नहीं उठा पाऊंगा। तो इस बात पे इन्होंने जो है पोएट लॉरेट का पोस्ट स्वीकार किया। उसके बाद इनकी जो है 1850 में इनकी जो मृत्यु होती है वो राइडल में जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, राइडल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक काम हो गया, ठीक है ना। इस तरह जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको जो बरी किया जाता है वो बरी इनको सेंट ऑसवर्ड चर्च में इनको दफनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पूरा इनकी बायोग्राफी जो है एक ईयर के माध्यम से हमने इनकी जीवन की हर इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने इस क्लास में पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इनके वर्क के बारे में और इनकी लाइफ, इनकी जीवन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए